स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ये वीडियो गायत्री स्कूल सांचौर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिनका आप समय समय पर अवलोकन कर सकते हो। आज की हमारी क्लास है कक्षा 11वीं के लिए। आज का सब्जेक्ट है जीव विज्ञान और टॉपिक है तना। इस तने के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तना है क्या, तने कितने भागों में रूपांतरित होता है, तना पादपों में क्या कार्य करता है, इत्यादि के बारे में। ये टॉपिक जीव विज्ञान की दूसरी यूनिट इकाई नंबर 2 के पहले चैप्टर से है और उस पहले चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों की आकार की। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने इसी पुष्पीय पादपों की आकार की के संदर्भ में पढ़ा था पुष्पीय पादपों की बाह्य संरचना कैसी होती है और मूल की संरचना कैसी होती है, मूल कितने रूपों में रूपांतरित होती है, मूल का क्या कार्य है, इसके बारे में हमने इससे पहले अपलोड किए गए वीडियोज़ के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं। तना क्या है, तने को समझते हैं। जब हम तना की उत्पत्ति देखते हैं तो ये बीज होता है, इस बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है। इस भ्रूण के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं, मूलांकुर पाया जाता है, एक परांकुर पाया जाता है। तो परांकुर से इसकी उत्पत्ति होती है। पादप के संदर्भ में बात करें तो है क्या ये मूल तंत्र है। मूल तंत्र से ऊपर का भाग जो जमीन से सामान्यतः ऊपर रहता है वो प्रौतंत्र कहलाता है। उस प्रौतंत्र में क्या है? पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, पुष्प पाए जाते हैं, फल पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। तो इस प्रौतंत्र का जो मुख्य भाग होता है, मुख्य अक्ष होता है, वो मुख्य रूप से तना कहलाता है, या हम उसको स्टेम भी कह सकते हैं। अब ये तना आगे जाकर के कई भागों में रूपांतरित भी हो सकता है। इसके आधार पर उसको मुख्य अक्ष या ट्रंक के नाम से जानते हैं। अब पहला पॉइंट तो हुआ ये कि ये प्रौतंत्र का भाग है। अब हमारे पास में कई प्रकार के पादप भाग यदि हमें दे दिए जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मूल वाला भाग है अथवा ये तने का भाग है? पहचान करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जब हम उसको प्राकृतिक रूप से देखते हैं तो सदैव प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। तो धनात्मक प्रकाशोन्मुखी भाग होता है, वो हमेशा तना होता है। दूसरा, जब प्रकाश की ओर वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि कर रहा है, तो ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती होता है। जब हमारे सामने किसी पादप भाग को रख दिया जाए और हमें मूल तथा तने के अंतर्गत अंतर करना होता है कि ये तना है या मूल है, तो हम कैसे करेंगे? कि तना होगा, उस पर इस प्रकार की छोटी छोटी गांठें पाई जाएगी जो पादप विशेष के अनुसार अलग अलग होती है। इन गांठों को नाम दिया जाता है पर्व संधि। ये तो हुआ पर्व संधि। और इन गांठ के बीच में जो भाग पाया जाता है, लंबा भाग पाया जाता है, जैसे ये है और ये है, इसको नाम देते हैं पर्व। इसको इंटरनोड कहेंगे, इसको नोड कहेंगे। तो पादप का वह भाग जो पर्व तथा पर्व संधि में विभक्त होता है, उस पादप भाग को मैं तना कह सकता हूँ। इसके बावजूद भी इसकी पहचान नहीं हो रही है तो हम सामान्यतः उसकी काटते हैं और आंतरिक संरचना के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं। सामान्यतः जितनी भी शाखाएं हैं, कलिकाएं हैं, पर्ण हैं या पुष्प कलिका है, वो सदैव इस पर्व संधि से विकसित होती है। कहाँ से विकसित होती? पर्व संधि से। यदि किसी पादप भाग के अंतर्गत हमें स्पष्ट रूप से पर्व और पर्व संधियाँ नहीं दिखाई देती तो हम उस पर लगी हुई पर्ण और शाखाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भाग है वो पर्व संधि का है और ये भाग इसके बीच वाला पर्व का भाग है। कहाँ से लगी होगी? जिस जगह से पर्ण निकली हुई होती है वो कहलाती है पर्व संधि। गन्ना, बांस,
या मक्का उसमें स्पष्ट रूप से पर्व और पर्व संधि दिखाई देती है, जबकि दूसरे पादपों के अंदर सामान्यतः पर्व और पर्व संधि दिखाई नहीं देती। तना प्रारंभिक अवस्था में जब नवोद्भिद विकसित होता है, उसके बाद छोटा पौधा बनता है, तब सामान्यतः हरा रंग होता है। और हरा रंग होने के कारण क्या होगा? कारण इसका ये था कि प्रारंभिक अवस्था में इस पादप भाग के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। लेकिन जैसे ही वो परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व अवस्था में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, तो परिपक्व होने पर सामान्यतः उसका रंग भूरा हो जाता है। तो भूरे रंग के पादप भाग को हम सामान्य तौर पर क्या कहेंगे? तना। लेकिन जब युवा अवस्था में होगा या फिर मैच्योर होगा, इमैच्योर होगा, तब रंग होगा हरा होगा। अब पादपों में पाए जाने वाले ये तना कि किस किस रूपों में, किस किस प्रकार में रूपांतरित होता है, रूपांतरण प्रकार देखते हैं। तो जिस प्रकार से मूल रूपांतरित होती है, ठीक उसी प्रकार से तना भी खाद्य पदार्थों के संग्रहण हेतु रूपांतरित हो जाता है, पहला। दूसरा, तना पादप के आरोहण में भी सहायता करता है। तना प्रजनन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो पहला देखिए, खाद्य पदार्थ का संग्रहण क्या था। आलू है, आलू का जो ये भाग, जिस भाग को आप खाते हो, ये इसका कंद कहलाता है। और इस कंद में सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? स्टार्च की। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में आलू को भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो ये आलू है, वो क्या कहलाता है? इसका कंद कहलाएगा। कंद की विशेषता क्या होगी कि सामान्य तौर पर कोई तना, हालांकि वो भूमि से बाहर होता है, लेकिन कभी कभी भूमिगत हो जाता है, और भूमिगत होने के बाद में उसके शीर्ष भाग खाद्य पदार्थ के संग्रहण के फलस्वरूप एक निश्चित आकृति का हो जाता है। इस संरचना को क्या नाम देंगे? कंद कहेंगे। एक उदाहरण क्या है इसका? आलू। दूसरा, कई बार तना छोटे छोटे शल्कों में विभक्त हो जाता है, इस प्रकार की, और ये शल्क भी खाद्य पदार्थ के संग्रहण के फलस्वरूप मांसल हो जाते हैं, मांसल मोटे हो जाते हैं। इस प्रकार की संरचना को नाम देते हैं शल्क कंद। और ये शल्क कंद किस में पाया जाता है? आलू इसका उदाहरण है, और प्याज इसका उदाहरण है। प्याज का जो भाग हम गांठ के रूप में होती है, खाने में प्रयुक्त करते हैं, वो है क्या? कंद कहलाएगा। लेकिन वो कई अलग अलग छिलकों से निर्मित होता है, इसलिए क्या कहलाएगा? शल्क कंद। अदरक है, हल्दी है, इत्यादि में क्या होता है? भूमिगत पादप भाग जमीन के समांतर वृद्धि करता है। किसकी वृद्धि करेगा? जमीन के समांतर, और स्पष्ट रूप से पर्व और पर्व संधियों के अंतर्गत विभक्त होता है। स्पष्ट रूप से, जिसके ऊपर पतली झिल्ली नुमा पर्ण पाई जाती है, जिसको हम शल्की पर्ण के नाम से जानते हैं। जब कोई भूमिगत तना खाद्य पदार्थ के संग्रहण के फलस्वरूप मांसल हो जाता है, मोटा हो जाता है, और जमीन के समांतर वृद्धि करता है, क्षैतिज दिशा वृद्धि करता है, तब हम उसको कहते हैं परकंद। तो मुख्य रूप से कितने हुए? कंद हुए, शल्क कंद हुए और प्रकंद हुए। केसर के अंदर जमीकंद, घनकंद भी पाया जाता है, वो भी तने का एक रूपांतरित भाग हुआ। इसके अलावा जलकुंभी के अंदर भूस्तरीय प्रकार का तना पाया जाता है, जो जमीन के ऊपर लेटा हुआ होता है। इसके अतिरिक्त अरबी के अंदर की भी खाद्य पदार्थ का संग्रहण हो जाता है, फलस्वरूप वो एक मांसल संरचना के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि यदि आपसे कोई पूछा जाए कि आप आलू को खा रहे हो, वो आलू पादप का कौन सा भाग है, तो कौन सा भाग आएगा? ये तना है, और इस भाग को क्या नाम देते हैं? कंद। यदि आपको ये पूछा जाता है कि आप गाजर खा रहे हो, और गाजर जिस भाग को आप खा रहे हो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करें, वो पादप का कौन सा भाग कहलाएगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? वो इसकी मूल है। और कौन सी मूल है? मूसला मूल है। यदि आप शकरकंद खा रहे हो तो वो कौन सी मूल है? वो अपस्थानिक मूल है। तो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले इन खाद्य पदार्थों को, जो सब्जियों के रूप में प्रयुक्त होता है, सब्जियों को खाने में प्रयुक्त करते हैं, तो उसी समय हम पता लगा सकते हैं और अपने रिवाइज कर सकते हैं कि ये जो पादप भाग खा रहे हैं वो पर्ण है, तना है अथवा मूल है।
तने जितने भी खाद्य पदार्थ के रूप में खाद्य पदार्थ के संग्रहण कारण खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करता है। पहला कार्य होगा खाद्य पदार्थ का संग्रहण। दूसरा, आरोहण में सहायक होता है। आरोहण क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि पौधे होते हैं वो सीधे खड़े होते हैं, लेकिन कई बेलें ऐसी होती है जो सीधी खड़ी नहीं होती बल्कि किसी सहारे की ओर लिपटते हुए आगे की ओर बढ़ती, ऐसा भी हो सकता है। अथवा ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपरी भाग पर लेटी हुई होती है, वृद्धि करती है, वो इतना नहीं है। अब आरोहण ऊपर की ओर वृद्धि करा, उसको आरोहण कहेंगे। आरोहण किसके लिए होता है? आरोहण होता है कि हो सकता है कि इसके साथ में कोई स्प्रिंग नुमा संरचना विकसित हो जाती है। इस स्प्रिंग नुमा संरचना को क्या नाम देंगे? तना देंगे। कई बार देखते हैं हम स्प्रिंग नुमा, हवा के अंदर भी स्प्रिंग नुमा संरचना बन जाती है या इस किसी चारे की ओर लिपट जाती है, अथवा पूरा का पूरा तना किसी सहारे की चारों ओर लिपटता हुआ आगे बढ़ता है। इसके आधार पर तने कई प्रकार के होते हैं, दुर्बल होते हैं अथवा मजबूत होते हैं, उर्दू होते हैं। दुर्बल भी कई प्रकार के होंगे, विषद भी प्रकार के होंगे, उच्चाग्र प्रकार के होंगे, उसको हम अलग टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आरोहण में सहायक किसमें होता है? घिया है, खीरा है, तरबूज है इत्यादि पादपों के तने होते हैं वो दुर्बल होते हैं, लेकिन ये इन तनों से निकलने वाला पर्तानीय संरचना जो इसकी पर्व संधि से निकलती है वो किसी चारा को लिपट जाती है, फलस्वरूप उसको एक सहारा प्रदान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अंगूर है, बोगनवेलिया है इत्यादि पादपों में क्या होता है कि इस तने से, जैसे ये भाग तना है, इसकी पर्व संधि से एक इस प्रकार की हुकनुमा संरचना निकलती है तो सूख निकलता है, कांटे निकलते हैं। वो कांटे क्या करते हैं? जैसे ये दुर्बल तना हवा में इधर उधर हिलता है तो किसी भाग से अटक जाता है, अटकने के बाद भी स्थिर हो गए, उसके बाद में उस पादप भाग की लगातार वृद्धि होती रहती है, तो ये अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। बोगनविलिया के अंदर पाए जाने वाले कांटे या अंकुश नुमा संरचना, जिसको हम सिंपल भाषा में क्या नाम देंगे? कांटे कहेंगे इसको। ये कांटे पादप को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कांटों के कारण कोई जीव जंतु उसको खाने के लिए उसकी ओर नहीं बढ़ते हैं, जिसके कारण पादप की सुरक्षा हो जाती है। तो कांटे जो विकसित हुए हैं वो मूल रूप से आरोहण के साथ साथ में पादप भाग को सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। जो तीसरा रूपांतरण बन रहा है वो प्रजनन के लिए होता है। प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है? प्रजनन जिसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। जैसे अपन सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पुदीने का, तो पुदीने का तना होता है वो इस प्रकार का है, ऊर्ध्व भाग है, लेकिन मैं इसके ज़मीन के अंदर भाग को दबा देता हूँ, इसकी एक शाखा को ज़मीन के अंदर दबा दिया, उसका ऊपरी भाग मुक्त रख दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया आपने? मिट्टी विट्टी डाल दी, तो कुछ समय के बाद में यहाँ से जड़ निकलना प्रारंभ हो जाएगी। अब मैं यदि इसको इस मूल पादप भाग से काट देता हूँ तो भी ये पादप नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। ये प्रजनन है। कौन सा प्रजनन? कायिक प्रजनन कहलाएगा। तो तना कायिक प्रजनन के द्वारा नए पादप को निर्मित करने में प्रयुक्त होता है। ठीक इसी प्रकार से आलू का अपने एग्जाम्पल लिया था, जो क्या कहलाता है? कंद कहलाता है। तो आलू पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर छोटी छोटी कलिकाएँ विकसित हो जाती हैं इस प्रकार से, और आलू को रोपते हैं तो क्या रोपते हैं? इन्हीं कलिकाओं को रोपते हैं। तो यहाँ से उसको काट देते हैं, काटने के बाद एक खंड बना, उस खंड को जमीन में रोपते हैं, एक नए पादप का निर्माण हुआ। तो इसमें भी कोई जनन संरचना तो नहीं बनी, बल्कि डायरेक्ट कायिक भाग था वो सीधी ही जनन में प्रयुक्त हो गया और नए पादप का निर्माण हो गया। ठीक इसी प्रकार का दूब घास होती है, गार्डन में लगी हुई होती है, देखी हुई है आपने होगी, वो लगातार फैलती रहती है, तो एक दूब घास है ये। अब आपने यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसके छोटे छोटे खंड वापस आपने ज़मीन के अंदर रोप दिए। कुछ समय के बाद में वापस इनसे जड़ें निकलना प्रारंभ होती है, पर्ण निकलनी प्रारंभ हो जाएगी और एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। कायिक प्रजनन में तना प्रयुक्त होने के कारण ही दूब तीव्र गति से, जलकुंभी तीव्र गति से, जलकुंभी जल में पाई जाती है तो जल की सतह पर फैल जाती है और दूब पूरी ज़मीन को घेर लेती है। गार्डन में इसी कारण एक कालीन के समान परत बिछ जाती है। तो ये 3 मुख्य कार्य तने के हुए। इसके अतिरिक्त हम कुछ अन्य प्रकार के रूपांतरण देखते हैं। जैसे आपने नागफनी देखी होगी, नागफनी इस प्रकार की होती है जिसके ऊपरी भाग पर कांटे पाए जाते हैं। मूल रूप से क्या है? ये तना था जो हरा और नस्ल होने के बाद में
प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है। तो ऐसा नहीं है कि तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करता। कई मरुस्थलीय पादप जैसे नागपाणी है, डंडाथोर है इत्यादि के अंतर्गत तना मांसल होकर के पर्णी संरचना होती, मांसल होकर के तने में बदल जाती है, या तने के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट विकसित हो जाने के कारण वो पर्ण के समान कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कुल पहला खाद्य पदार्थ का संग्रहण, दूसरा आरोहण में सहायक, तीसरा प्रजनन सहायक और चौथा मनुष्यलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषी अंग के रूप में भी ये प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषी अंग। तो कुल कितने प्रकार के रूपांतर हो गए? 4 प्रकार के। प्रजनन का एक और प्रकार आता है इसमें, पिष्टिया के अंदर देखते हैं क्या है कि तने के पार्श्व भाग से एक कलिका विकसित होती है और इस कलिका पर पर्ण होती है, वो समूह के रूप में पाई जाती है, जैसे पिष्टिया के अंदर या आइकोनिया के अंतर्गत पाया जाता है। अब देखते हैं इनके कार्य क्या है। तो जितने रूपांतरण हुए उतने कार्य। मुख्य रूप से तना क्या कार्य करेगा कि एक पादप भाग यहाँ पे है, यहाँ से कई प्रकार की शाखाएं निकलेगी, शाखाओं के साथ साथ में क्या निकलेगी? पर्ण निकलेगी, इसके ऊपर पुष्प विकसित होंगे, फल बढ़ेंगे। तो शाखाओं को, पर्ण को, पुष्प को, फलों को इत्यादि को धारण करने का कार्य कौन करता है? पादप करता है, तना करता है। दूसरा, इसकी मूल से जितना जल तथा खनिज लवण अवशोषित हुए, जैसे मैग्नीशियम आयन जैसा है, मैं 2 प्रतीकात्मक लिख रहा हूँ, ये खनिज लवण है और ये जल है। कौन अवशोषित करता है? जल। और जल अवशोषित करने के बाद में क्या करेगा? इसको प्रदान करेगा तने को। अब ये तना क्या करेगा? पादप के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवणों को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। किसके द्वारा करेगा ये इस भाग में पाए जाने वाला सैवनीय ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। पादप को सहारा प्रदान करने के साथ साथ में ये इतने भाग खाद्य पदार्थ के रूप में आते हैं, तो ये खाद्य पदार्थ के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं विभिन्न भागों को सहारा प्रदान करने के लिए। तने के ऊपर पाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं, जैसे उसके अंदर लेटेक्स पाया जाता है, उसके अंदर कांटे पाए जाते हैं, जो पादपों को दूसरे जीवों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और लास्ट वाला टॉपिक क्या होगा इसका? प्रजनन में प्रयुक्त होता है। अभी हमने देखा कि पुदीने के अंतर्गत, घास के अंतर्गत इत्यादि पादपों में तने के द्वारा नए पादप का निर्माण हो सकता है, जो कायिक प्रजनन में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से आज के हमने इस छोटे से टॉपिक में डिस्कस किया है तना क्या होता है, उसके रूपांतरण कितने होते हैं और उसके कार्य क्या होता है। थैंक यू, नमस्कार।